नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम मुगलकालीन साहित्य के रूप में अपना अंतिम लेक्चर ले रहे हैं संस्कृति वाले सेक्शन में, इंडियन कल्चर वाले सेक्शन में। इससे पहले अपन ने गुप्तकालीन संस्कृति पूरी देख ली है और मुगलकालीन संस्कृति का ये अंतिम लेक्चर है। इसके बाद अपना मॉडर्न इंडिया बच जाएगा और मॉडर्न इंडिया जो है अपन धीरे धीरे आराम से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो मुगलकालीन साहित्य में अगर अपन देखें तो इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः ये फैक्चुअल होते हैं, डेटाबेस होते हैं। फैक्चुअल कैसे? आपसे किताब दे दी जाएगी, उसका लेखक पूछा जाएगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये है। फिर ये किस काल से संबंधित है, मतलब किसके समय में ये किताब लिखी गई है, इससे संबंधित। फिर कुछ अनुवाद वाली किताबें, है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो तीन टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इन तीनों टाइप को लेकर ही जो है हमने ये लेक्चर कंपाइल करने का प्रयास किया है। ये लेक्चर बहुत लंबा भी किया जा सकते थे, 2 लेक्चर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है इन दोनों सेक्शन से मिला के आपके 2 या 3 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएं। तो इतना ज्यादा पढ़ाने का भी मैंने काफी अच्छा पढ़ा दिया है दोनों चीजों में, इतना ज्यादा पढ़ाने का भी मुझे थोड़ा सार्थकता लगी नहीं। तो इस वजह से अपन जो है मुगलकालीन साहित्य में जो है थोड़ा सा अपना अपने लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए अपने किस प्रकार का प्रश्न आते हैं, मैंने आपके प्रश्न सारे देख लिए हैं लगभग पुराने सालों के, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये तैयार करने का प्रयास किया है। इतना मटेरियल मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा साहित्य में। ठीक है, इनको आपने याद कर लिया तो डेफिनेटली इनमें से एक प्रश्न आपका आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सतीश चंद्र मुगलकालीन साहित्य के बारे में सतीश चंद्र कहते हैं कि ये मुगलकालीन साहित्य और संस्कृति जो है ना, साहित्य और संस्कृति जो अपन ने पढ़ी है ना, पूरी कला स्थापत्य ये सब मिला के जो है इसको अपन दूसरा क्लासिकल एज कहते हैं, दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। पहला अपन ने गुप्त काल में पढ़ लिया और दूसरा ये कौन सा हो गया अपना मुगल काल। ठीक है, तो गुप्तकालीन संस्कृति को प्राचीन भारत की स्वर्ण काल कहा जाता है या क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको कहते हैं दूसरा स्वर्ण काल या क्लासिकल एज जो कि मुगल काल कहलाता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस में है ये मुगल काल और गुप्त काल ही क्यों दे रखा है, इसका भी आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। क्योंकि हमारे भारतीय जो साहित्य परंपरा है, भारतीय इतिहास है, उसमें जो है संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर 2 सबसे रिच टाइम पीरियड थे ना, तो एक तो था अपन ने जो गुप्त काल पढ़ा वो प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से था अपन जो मुगल काल पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन दोनों का जो महत्व सबसे ज्यादा है, इसी कारण आपके पेपर फर्स्ट में ये दोनों क्लासिकल एज डाल दिए गए हैं और इसी वजह से अपन ये पढ़ रहे हैं। इसी वजह से मैंने स्टेटमेंट भी लिया है आपके। ठीक है, ताकि आपको समझ हो कि आपके सिलेबस में ये चीजें क्यों शामिल है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं जो विभिन्न यूरोपीय इतिहासकार है, मैंने आपको बताया था कि यूरोप के लिए जो है गर्मी बहुत इसेंशियल चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां बर्फ बहुत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है फारसी काव्य का ग्रीष्म काल भी इसको कहते हैं, जो मुगलकालीन साहित्य है, मतलब ये फारसी का ग्रीष्म काल है, मतलब फारसी का सबसे अच्छा टाइम है। गर्मियां पड़ती है तो यूरोप वाले को सबसे ज्यादा मजा आता है, उनकी गर्मियां भी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है ना, इतनी गर्मियां पड़ती है वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो इसको जो है फारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं में अगर देखें तो ये खुद नियतिवादी हैं। मुगल काल के जो साहित्यकार हैं ज्यादातर नियतिवाद पे जोर देते हैं और ईश्वरवादी हैं, ईश्वर के पर्सपेक्टिव में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये नियति पर ज्यादा जोर देंगे और ईश्वरवाद पे ज्यादा जोर देंगे। प्लस इनका जो उद्देश्य है सामाजिक व्यक्तियों को सिखाने का उद्देश्य है, ये नैतिकतावादी शिक्षाएं जो है सामान्य जनों में फैलाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो साहित्य लिखा जा रहा है सामान्य लोगों के लिए नहीं लिखा जा रहा, ये अलीट क्लब के लिए, अलीट क्लास के लिए लिखा जा रहा है। तो अलीट क्लास को नैतिक शिक्षा देने की जो परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू की गई? मुगलकालीन साहित्य के द्वारा। तो ये 2 इसके सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं रहती है। ठीक है, तो अब इसके साहित्य से ही अपने को इतिहास मिलता है मुगल काल का। ठीक है, तो मुगल काल का लगभग सारा इतिहास प्लस मुगल काल से पहले के भी बहुत सारे इतिहास का जो जिक्र है वो अपने को किन साहित्यों में मिल रहा है? इन साहित्यों में जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ फैक्चुअल क्लास होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि इसमें कौन सा साहित्य के बारे में चर्चा की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना उसका मैंने अपने आप यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो आप देख लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो बाबर का अगर अपन सबसे पहले देखें तो बाबर आया है फरगना से, आएगा फिर अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान से फिर इंडिया आएगा। तो फरगना जो है अपने तुर्को, इनकी जो लैंग्वेज है ना, मूल लैंग्वेज वो तुर्की की और जो मंगोलों की मिक्स थी। ठीक है, तो तुर्की जो लैंग्वेज है ना, इसका सारा जो काम है ना, सारा जो काम बाबर ने किया ना वो तुर्की लैंग्वेज में किया है। ठीक है, तो तुर्की, फारसी का भी प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, तुर्की लैंग्वेज जो है इनका अपना फरगना किससे संबंधित लैंग्वेज है, वहां पे यही लैंग्वेज चलती है। तो इस वजह से जो है बाबर का सारा काम किसमें? तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा की बाबर ने जो है 3-4 चीजें जो है इसकी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है।
पहला तो इसका खुद की आत्मकथा है, तुजुक बाबरी या बाबरनामा, ये खुद तुर्की में लिखता है अपनी आत्मकथा को, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी या बाबरनामा इसकी खुद की कथा है। और फिर एक काव्य संग्रह तैयार करता है दीवान नाम से। किस नाम से? दीवान नाम से काव्य संग्रह कौन तैयार करता है? ये भी अपने बाबर करता है। फिर रिसाल ए उसज या इसको खत बाबरी भी कहते हैं, ठीक है। तो बाबर के खतों का संग्रह, विभिन्न जो वजीर है और उनको सबको जो खतों का संग्रह है वो खत बाबरी कहलाते हैं या रिसाल ए उसज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी बाबर से संबंधित है। फिर मुबैयान शैली, बाबर ने तुर्की की एक साहित्यिक शैली का विकास किया है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और तुर्की की इस साहित्यिक शैली जो है उसका नाम है मुबैयान। तो मुबैयान शैली का जो विकास है वो बाबर के टाइम पे हुआ है। मुबैयान शैली एक तरीके से आप समझ लो डायरी लिखने की परंपरा को माना जाता है, ठीक है। तो ये मुबैयान जो शैली है ना वो किससे संबंधित है? ये बाबर से संबंधित है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चार चीजें आपको बाबर से पूछी जाएगी। कौन कौन सी? कि बाबर ने तुजुक बाबरी लिखी जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, दीवान जो है इसका काव्य संग्रह, रिसाल उसद जिसे खत बाबरी भी कहते हैं, और मुबैयान शैली इसका जो है प्रवर्तक भी कौन है? ना बाबर। फिर अपन देखते हैं बाबर के चचेरे भाई हुआ करते थे उस समय मिर्जा हैदर दोगलत। क्या? मिर्जा हैदर दोगलत। और मिर्जा हैदर दोगलत जिसको अपन जिन्होंने लिखी है तारीख रशीदी, ठीक है, अफगानिस्तान के थे। तारीख रशीदी लिखेंगे तो बाबर के अंतिम दिनों और कन्नौज का युद्ध जो होगा है ना उसका भी वर्णन कौन लिखेगा? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था, तो उनके बारे में, उसकी तारीफों के बारे में जो लिखेगा कौन लिखेगा? मिर्जा हैदर दोगलत। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। बाबर का चचेरा भाई ये है ना, हुमायूं का चाचा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तारीख रशीदी जो है इनकी रचना है, काव्य करती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे ख्वांद मीर, है ना, ख्वांद मीर या गयासुद्दीन, जिसको अमीर अखबार भी की उपाधि प्राप्त थी, मतलब अमीर अखबार के पद पर कार्यरत था वो, ठीक है। अमीर अखबार के पद पर जो है कार्यरत कौन था? ख्वांद मीर या गयासुद्दीन, ठीक है। तो ख्वांद मीर या गयासुद्दीन की 4 किताबें महत्वपूर्ण है। 3 किताबें इसने बाबर के समय में लिखी और एक किताब जो सबसे महत्वपूर्ण है कानून हुमायूनी। ये किताब याद रख लेना, ये तो पता नहीं याद होगा नहीं होगा आपको, है ना, पर इनका भी देख लेना। 3 किताबें बाबर के समय लिखी, इनका नाम है खुलासत उल अखबार जो मुस्लिम जगत का इतिहास है, दस्तूर उल वजूरा, हबीर उस सियार, है ना, ये सल्तनत का इतिहास है। तो हबीर उल सियार, अगर सियार भी याद रह जाए ना आपको, हबीब उल उस सियार और खुलासत उत तवारिक, ये दोनों भी अगर याद रह जाए ना आपको तो ये भी काफी है ना। इसको छोड़ दो आप दस्तूर उल वजूरा को, क्योंकि मुस्लिम जगत का इतिहास तो किसने लिखा? खुलासत उल अखबार ने, क्योंकि खुद भी क्या है? अमीर अखबार है, तो खुलासतुल अखबार लिख रहा है। खुद हबीब सियार से ख्वांद मीर का आप नाम याद रख लेना, है ना, ख्वांद मीर है और इसने सियार लिखी और अखबार लिखी, 2 किताबें ये लिखी। और कानून हुमायूं के समय के जो कानून है उनका जो है संकलन इसने तैयार किया। तो कानूनों का जो संग्रह है इसको अपन कहते हैं कानून हुमायूं, ठीक है। तो कानून हुमायूं या हुमायूं नामा भी इसको बोला जाता है कई बार, ठीक है। हुमायूं नामा जो है ये वाला अपन पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये हुमायूं नामा भी के नाम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपको। अगर गुलबदन बेगम ऑप्शन में नहीं मिले और हुमायूं नामा मिल जाए तो वो कौन लिख रहा है? ख्वांद मीर लिख रहा है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हुमायूं को सिकंदर आजम इसमें कहा गया है, और हुमायूं को खगोल का और ज्योतिष का बहुत ज्यादा लगाव था, उसके बारे में जिक्र भी अपने को कहां मिल रहा है? कानून हुमायूं। मतलब हुमायूं से संबंधित सारी जानकारी अपने को कहां से मिल रही है? ये कानून हुमायूं से मिल रही है, ठीक है। फिर हुमायूं जो है उसके बारे में देखते हैं। तो हुमायूं के समय में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, हालांकि वो भारत में कम समय में रहा, बाद में तो शुरुआत में के समय में भी काफी किताबें लिखी गई। तो हुमायूं की जो बहन हुआ करती थी गुलबदन बेगम, वेरी इंपॉर्टेंट, तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा है, अपने भाई के की आत्मकथा ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। फिर जौहर आफ्ताब जी इसका नौकर हुआ करता था हुमायूं का, ठीक है, लेकिन ये इसके समय से साथ में रहा करता था, ठीक है। तो ये इतिहास का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जौहर आफ्ताब जी का तज़किरात उल वाक़ियात, है ना, तज़किरात उल वाक़ियात हुमायूं के समय किया जो भी वर्णन है जो इसने देखा था, क्योंकि हुमायूं का पर्सनल नौकर था, उसने सारी चीजें देखी है। तो इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है कौन सा? जौहर आफ्ताब जी का तज़किरात उल वाक़ियात, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो शुरू तो होते हैं सूरवंश में, क्योंकि देखो आप देखोगे हुमायूं का जब प्रवासन दौर चलेगा तो उस मध्य में सूर डायनेस्टी अपने इंडिया में राज करती है। सूर डायनेस्टी जो है वो शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश करता है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की जाती है। तो शेरशाह सूरी जो है उसके समय में कुछ ग्रंथ शुरू होंगे, फिर उनके जो अपने उत्तराधिकारी होंगे उनके समय में वो कंटिन्यू रहेंगे, और अंततोगत्वा जो है अकबर के समय में जाके वो कंप्लीट होंगे। तो ऐसे भी कुछ ग्रंथ थे।
अकबर ने उन लोगों को भी संरक्षण दिया, उन विद्वानों को भी संरक्षण दिया जो ऑलरेडी सूर्यवंश में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना आप। तो 4 ऐसी किताबें आपको मिलेगी जो दोनों में मिक्स तौर पे लिखी गई है। शुरुआत सूर्यवंश में हो गई है, लेकिन अकबर ने जो है इसको पूर्ण कराया। ठीक है, तो एक तो है तारीख शाही, जिसको अहमद यादगार लिख रहा है। अहमद यादगार जो है अफगान और मुगल काल के जो भी प्रमुख घटनाएं हैं जो उसने देखी है, अफगान यादगार ने, है ना, तो यादगार ने लिखी है तारीख शाही, जिसको तारीख सलातिनी ए अफगान भी कहते हैं, मतलब अफगानों का इतिहास कह सकते हैं आप इसको, है ना। तो अफगानों का इतिहास मतलब सूर्यवंश का इतिहास। ठीक है, तो ये चीज जो है तारीख शाही नाम से लिख रहा है कौन, अहमद यादगार। तो आपसे भी यही पूछा जाएगा कि तारीख शाही किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है अहमद यादगार के द्वारा। ठीक है, फिर आप देखो तारीख दौलत ए हसन शेर शाही, तारीख दौलत भी इसको बोलते हैं, है ना। तो तारीख दौलत ए हसन शेर शाही मतलब हसन शेर शाही का इतिहास है और शेर शाह का इतिहास है, और तारीख दौलत, है ना, तो इसको कौन लिख रहा है, अमीर अली खां। ठीक है, हसन अमीर अली खां, क्योंकि हसन तो किसका नाम है, लेखक का। क्योंकि देखो ये किताबों का जो नाम होता है ना, तुर्की में, उर्दू में, फारसी में, ये किताबों के नाम में किसके बारे में किताबें लिखी गई है, कभी कभी उसका भी जिक्र कर देते हैं, और कौन किताब लिख रहा है इसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो अभी देखोगे ना हुमायूं, अपन देखोगे तजुके बाबरी, बाबर लिख रहा है, ये पता चल रहा है इससे, है ना। दौलत हसन नाम आ गया ना, तो हसन अली खान लिख रहा है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तारीख दौलत नाम से। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, वो चीज आपको याद रखनी है कि तारीख दौलत किसके द्वारा लिखी गई है, तो तारीख दौलत लिखी गई है हसन अली खान के द्वारा। लेकिन इस किताब का अगर पूरा नाम देखोगे आप, तो तारीख दौलत ए हसन शेर शाही, मतलब शेर शाह का इतिहास लिख रहा है ये हसन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर वाकियात मुस्ताकी, ये भी अपने लोदी और सूर काल से संबंधित है। देखो लोदी और सूर काल दो अफगान सल्तनत काल में अपन देखते हैं, तो लोदी वंश अफगानों का वंश हुआ करता था। फिर अपन यहाँ पे आते हैं सूर वंश में, सूर वंश भी अफगानों का वंश हुआ करता था। तो अफगानों का जो दोनों शासन का जो जिक्र मिलता है ना अगर अपने को, तो वाकियात मुस्ताकी जो है, जो रिजुकुल्ला मुस्ताकी द्वारा लिखी गई है। देखो मुस्ताकी नाम आ गया ना, तो मुस्ताकी खुद वाकिया बयान कर रहा है, तो वाकियात मुस्ताकी कौन कर रहा है, रिजकुल्ला मुस्ताकी। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रख लेना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि वाकियात मुस्ताकी किसके द्वारा लिखी गई है, और ऑप्शन में होगा रिजकुल्ला ओनली। ठीक है, मुस्ताकी नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा कि मुस्ताकी पूछते हैं तो मुस्ताकी है आंसर। ठीक है, तो वाकियात मुस्ताकी कौन लिखा है, रिजकुल्ला। ठीक है, तो ये रिजकुल्ला द्वारा जो है वाकियात मुस्ताकी लिखा जाएगा, लोदी और सूर काल से संबंधित किताब है। फिर तारीख शेर शाही या तुहफात अकबर शाही, है ना, तो अकबर को तोहफा दे रहा है कौन, अब्बास का शेरवानी। ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है इसमें, इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर किताब कोई पूछी जाएगी ना आपसे, तो वो यही पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें शेर शाह के बारे में सारी जानकारी जो अपने को मिल रही है ना महत्वपूर्ण, वो अब्बास का शेरवानी की जो है तारीख शेर शाही से मिल रही है। इसी तारीख शेर शाही को जो है अकबर के समय कंप्लीट किया गया था, अकबर के समय पूर्ण किया गया था, इसलिए अब्बास का शेरवानी इसका नाम रख दिया। तुहफात ए अकबर शाही, मतलब अकबर को एक तोहफा है शेर शाह की जीवनी के रूप में। ठीक है, ये कौन दे रहा है, अपने अब्बास का शेरवानी। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है, फैक्ट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब आता है अकबर। अकबर के समय में विशुद्ध कुछ बहुत सारी किताबें लिखी गई। एक तो अकबर ने सबसे पहले काम किया कि सबसे पहले किताबों के लिए एक अनुवाद ग्रंथालय बनाया, अनुवाद विभाग भी जिसको बोला जाता है। तो अनुवाद विभाग पर जो है उसने तैनात किया फेजी को। ठीक है, तो इस अकबर के समय बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है। तो फेजी को जो है अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बना के, और उसका उपाध्यक्ष बनाया गया अब्दुल रहीम खान खाना को। तो अबुल फजल और फैजी दो भाई हुआ करते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना भी अकबर के नवरत्नों में शामिल है। ठीक है, अबुल फजल ऑलरेडी बहुत सारे कामों में बिजी है, क्योंकि उसको अकबर की जो पर्सनल इतिहासकार इसको बोला जाता है, व्यक्तिगत इतिहासकार, अकबर के सारे व्यक्तिगत इतिहास की चीजें वो कौन हैंडल कर रहा है, वो अपने हैंडल कर रहा है अबुल फजल। ठीक है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है अनुवाद विभाग की, भारत के सारे संस्कृत के ग्रंथों का, जो महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है उनका अपने को अनुवाद करवाना है। ठीक है, तो अनुवाद कौन करवाएगा, अनुवाद करवाएगा अपने अकबर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अनुवाद विभाग की स्थापना करी। अनुवाद विभाग की स्थापना का अध्यक्ष किसको बनाया, अध्यक्ष बनाया इसको फैजी को। ठीक है, फैजी और अबुल फजल दोनों भाई हैं, अपने नागौर के, इनके पिताजी जो थे अपने नागौर से संबंधित थे, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो फैजी और अपने अबुल फजल दोनों भाई थे, और अध्यक्ष का पद किसको दे दिया, फैजी को दे दिया। ठीक है, फिर उपाध्यक्ष बना दिया अपने अब्दुल रहीम खाना को, जो कृष्ण भगवान की भक्ति में मग्न रहा करते थे। तो भाई इनको क्योंकि संस्कृत वगैरह का अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है,
तो इनको संस्कृत और फारसी का ही ज्ञान चाहिए आपको, क्योंकि फारसी में आप ट्रांसलेट कर रहे हो संस्कृत के ग्रंथों को, ठीक है। तो इस वजह से उपाध्यक्ष इसको बना दिया अब्दुल रहीम खान खाना को। तो इनके संरक्षण में ये सारे काम होंगे, ठीक है। तो संरक्षण में क्या क्या काम हुआ, सबसे पहले तो मैंने अपने को पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया था कि रज्मनामा, जिनके फोटोग्राफ्स भी बनाई गई थी, पिक्चर्स भी बनाई गई थी, ठीक है, अपन ने काफी डिस्कस किया है डिटेल में। रज्मनामा और महाभारत, जिसको रज्मनामा को महाभारत के नाम से ट्रांसलेट कराया, और इनमें जो है 3 आदमियों के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, मुल्ला शेरी, नकीब खां और बदायूनी, ठीक है। मुल्ला शेरी, नकीब खां और बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किया रज्मनामा नाम से। किस नाम से? रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया। रामायण का अनुवाद किया है शेख सुल्तान, फैजी, नकीब खां और बदायूं, ठीक है। तो ये नकीब खां और बदायूं दोनों तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना। नकीब खां रामायण का भी अनुवाद कर रहा है, महाभारत का भी अनुवाद कर रहा है, बदायूं भी रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, नकीब खां और बदायूं दोनों कॉमन है रामायण और महाभारत के अनुवाद से संबंधित, ठीक है। फिर मुल्ला शेरी जो है वो तो सिर्फ मुल्ला म से म भिड़ा लेना, महाभारत कर रहा है तो महाभारत कर रहा है। रामायण शेख सुल्तान रामायण करेगा, फैजी भी रामायण में कर देगा, ठीक है। तो फैजी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष सही से, तो रामायण में इस फैजी का भी पार्टिसिपेशन है। तो ये ध्यान रख लें, क्योंकि क्या है आपको ऑप्शन में ऐसे देगा कि निम्न में से रामायण का अनुवाद करने वाला कौन सा जो है लेखक नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे दे देगा मुगल काल में, तो वो आपको क्या कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए सारे अनुवादकों के नाम याद रख लेना आप, क्योंकि आपसे अगर ये सब प्रश्न पूछा गया ना ट्रिकी, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर अपन देखते हैं अथर्ववेद का जो है अनुवाद जो है बदायूं द्वारा शुरू होता है, और बदायूनी द्वारा शुरू होके इब्राहिम सरहिंदी तक जाता है। इब्राहिम सरहिंदी इसको पूर्ण करता है, ठीक है। तो अकबर के समय में बदायूनी को अच्छी पोस्ट दी जाती है बहुत सारी, लेकिन ये बाद में जो इसका अपना बदायूं खुद का अपना इतिहास लिखेगा ना, वो अकबर के विरुद्ध इतिहास लिखेगा बाद में, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, अकबर ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी है, लेकिन ये अकबर के पक्ष में इतिहास नहीं लिखेगा, विपक्ष में इतिहास लिखेगा। अपन देखेंगे बदायूनी की मुंतखब तवारीख, उसमें बहुत सारी चीजें अकबर की बारे में उलट पुलट लिखेगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बदायूनी जो है ये अथर्ववेद का जो अनुवाद है वो भी बदायूनी कर रहा है, ठीक है। भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण का जो अनुवाद है वो टोडरमल द्वारा किया जा रहा है। टोडरमल मैंने बताया था आपको कि भूमि राजव्यवस्था से संबंधित व्यक्ति था, है ना। तो भूमि राजव्यवस्था से संबंधित अकबर के नवरत्नों में शामिल, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसने भागवत पुराण का अनुवाद किया है। हरिवंश पुराण का अनुवाद जो है, हरिवंश पुराण जो है उससे संबंधित है मोहम्मद शेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हरिवंश पुराण जो अपने जैन धर्म से संबंधित है उसका अनुवाद कौन कर रहा है? मोहम्मद शेरी, है ना। शेरी कर रहा है किसका? हरिवंश पुराण का अनुवाद, ठीक है। फिर राजतरंगिणी, कश्मीर का जो इतिहास है राजतरंगिणी, वो अपने भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं इसको, ठीक है। तो भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया है कलहण द्वारा, और उस राजतरंगिणी का मोहम्मद शाहबादी द्वारा अनुवाद किया गया है। किस नाम से? बहर उल अस्मात नाम से। बहर उल अस्मात नाम से मोहम्मद शाहबादी कौन किसका अनुवाद करेगा? राजतरंगिणी का अनुवाद करेगा। फैजी ने कौन कौन से ग्रंथ का अनुवाद किया है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है फैजी का, है ना, क्योंकि अध्यक्ष है तो ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद करना चाहिए। तो सबसे पहले लीलावती, गणित वाला जो अपन ने पढ़ा था गुप्त काल का। फिर नल दमयंती, योग वशिष्ठ और वेदांत। वेदांतों का जो अनुवाद है वो कौन कर रहा है? अकबर के समय में फैजी कर रहा है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि शाहजहां के समय में भी वेदांतों का अनुवाद होगा, सिर अकबर के नाम से, ये दारा शिकोह करेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, वेदांत, उपनिषद को वेदांत कहते हैं अपन, ठीक है। उपनिषद और वेदांत एक ही चीज है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वेदांत का अनुवाद फैजी कर रहा है। लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, इनका भी अनुवाद कौन कर रहा है? फैजी कर रहा है। अबुल फजल ने भी 2 अनुवाद किए, ठीक है। अबुल फजल के फ्री टाइम में 2 अनुवाद कर दिए। तो एक तो सबसे ज्यादा कहीं पर बिकने वाली, सबसे ज्यादा मोस्ट बेस्ट सेलर की जो किताब है भारत की, वो थी पंचतंत्र। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में बिकी है, सबसे अच्छी ज्यादा किताबें बिकी है, कौन सी? पंचतंत्र, बच्चों के लिए किताब है, विष्णु शर्मा की। इसका जो है अनुवाद किया गया अनवर ए सुहेली नाम से। किस नाम से? अनवर ए सुहेली नाम से फारसी अनुवाद होगा इसका। किसका? अपने पंचतंत्र का। फिर कालिया दमन एक किताब थी अपने, तो उस कालिया दमन का जो है अनुवाद करेगा अयार ए दानिश के नाम पे। किस नाम से? अयार ए दानिश के नाम से। कौन करेगा? अबुल फजल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रख लेना आप। फिर बदायूनी ने भी बहुत सारे अनुवाद किए, एक साथ इनको देख लेते हैं कौन कौन से अनुवाद। तो एक सिंहासन बत्तीसी का जो है ना पूरा अनुवाद किसने किया है? अकेले बदायूनी ने किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका जो है अनुवाद बदायूनी द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन दे देगा महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, और चौथा ऑप्शन दे दिया पंचतंत्र, ठीक है। तो आपको पंचतंत्र लगाना है। एक सिंहासन बत्तीसी भी आप याद रख लेना, तो बदायूनी की है, रामायण महाभारत दोनों से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, और सिंहासन बत्तीसी से संबंधित है। तो 4 किताबें आप याद रख लेना, ये किसकी है? बदायूनी द्वारा अनुवादित है, ठीक है।
ठीक है। फिर इसके बाद एक मुकम्मल खां गुजराती है, ये अपने अकबर के समय नहीं है, लेकिन अनुवाद कर रहा है अपने शाहजहां के समय है शायद ये, है ना। तो मुकम्मल खां गुजराती करके है, उसने एक ज्योतिष ग्रंथ हुआ करता था तजक नाम से, है ना। संस्कृत का ग्रंथ है तजक, ज्योतिष ग्रंथ हुआ करता था। तो मुकम्मल खां गुजराती द्वारा जहान ए जफर जो है नाम से इसका अनुवाद किया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये सारी किताबें तो याद रखनी है, 9 तक तो एटलीस्ट। ये अनुवाद है अपने अनुवाद विभाग की के कार्य है। एक फारसी प्रकाश नाम से एक शब्दकोश का भी गठन किया बनाया गया था, है ना। ये किसी भी अकबर के समय का जो है ना पारस और संस्कृत का, पारसी और संस्कृत का जो है पहला जो है अपने शब्दकोश बनाया गया अकबर के समय में, तो इसका नाम दिया गया पारसी प्रकाश, ठीक है। तो पारसी प्रकाश जो है ये अनुवाद विभाग द्वारा ही निर्मित है, ठीक है। अनुवाद विभाग द्वारा किसके क्या निर्मित है? पारसी प्रकाश। ये पहला शब्दकोश से ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकबर के समय देखो अनुवाद विभाग का काम हो गया अपना, ठीक है। अब अकबर बहुत सारी किताबें भी लिखवा रहा है साथ के साथ, ठीक है। ये तो सारा काम हुआ अनुवाद का, संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हो गया। अब अकबर क्या करेगा कि आप जो है सारा काम हो गया तो आप ये किताबें भी लिखो। तो किताबें कौन कौन सी लिखी गई है अकबर के समय? एक तो तारीख अकबरी लिखी गई है आरिफ कंदारी द्वारा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण किताब है तारीख अकबरी आरिफ कंदारी द्वारा, ठीक है। एक है आयने अकबरी अकबरनामा का, जिसको भी बोलते हैं, वो अबुल फजल की किताब है। तो ये 2 किताबें तो आप महत्वपूर्ण याद रखना ना। तारीख अकबरी कौन लिख रहा है? आरिफ कंदारी। अकबरनामा या आयने अकबरी कौन लिख रहा है? अबुल फजल, ठीक है। एक तबकात अकबरी है, ध्यान रख लेना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तबकात अकबरी जिसको तारीख निजामी भी कहा जाता है, क्योंकि निजाम खुद लिख रहा है, निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण। तो 3 सबसे अगर महत्वपूर्ण किताबें है ना, एक बदायूनी की भी याद रख लेना, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी की, ठीक है। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हो गई? तारीख अकबरी आरिफ कंदारी की, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी की, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की, और अकबरनामा अबुल फजल की। ये 4 किताबें तो एटलीस्ट आप याद रख लेना। फिर कुछ किताबें और है, ये कजवीनी की कल अपन ने जिक्र भी किया था कजवीनी का, है ना। उसने किताब लिखी थी नफाइश उल महासिर। मीर अलाउद्दीन कजवीनी करके एक अपने साहित्यकार हुआ करता था, उसने अपने नफाइशुल मसाइर नाम से किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। एक अगर आप ध्यान रखो तो तारीख है अल्फी। अल्फी मतलब होता है 1000 सालों का इतिहास, है ना। तो इस्लाम के 1000 सालों का इतिहास लिखवाने वाला था कौन? अकबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि इस्लाम के 1000 वर्ष कंप्लीट हो गए किसके समय में? अकबर के समय में, ठीक है। तो इस्लाम के 1000 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक किताब लिखवाई गई, उसका नाम था तारीख अल्फी। क्या नाम था? तारीख अल्फी। कौन कौन लिख रहा है उसको? मुल्ला मोहम्मद दाऊद लिख रहा है, नकीब खान लिख रहा है, बदायूनी खुद लिख रहा है, जफर बेग लिख रहा है, और मौलाना अहमद लिख रहे हैं। ये 5 व्यक्तियों के नाम भी आप याद रख लेना। तो बदायूनी का रोल यहां पर भी है, ध्यान रख लेना। तारीख अल्फी में भी बदायूनी है, और अपने मुंतखब उत तवारीख है ही सही, और इतने सारे अनुवाद के ग्रंथ भी लिख दिए इसने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बदायूनी। फिर मासिर रहीमी, वो है अब्दुल बाकी के नेतृत्व में। अब्दुल बाकी जो है वो ये अपना अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, ये बहुत जगह पे जो है अपने साथ जो है बहुत सारे कवियों को आश्रय देता था, क्योंकि अब्दुल रहीम खाने खाना दिल्ली में नहीं रहता है, ठीक है। दिल्ली से बाहर ही इसकी नियुक्ति होती है ज्यादातर, कहीं पे दीवान बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग आउट ऑफ दिल्ली रहती थी। ये इवन राजस्थान में भी अपने सही कई बार रहे हुए हैं, ठीक है। तो अपने शेरपुर वाली घटना पढ़े थे ना अपन महाराणा प्रताप में, वो मोहम्मद अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में हुई थी वो शेरपुर वाली घटना, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाना जो है बाहर रह रहे हैं, और बाहर बहुत सारे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कवि वगैरह है इनके आश्रय में रह रहे हैं। तो उनमें एक महत्वपूर्ण कवि था अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी ने जो है मासिर रहीमी नाम से एक पुस्तक लिखी, वो भी अपने अकबर को समर्पित है। तो अकबर के समय की किताब है मासिर रहीमी अब्दुल बाकी के नेतृत्व में। फिर ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। ये फेजी सरहिंदी करके है, फेजी है, फेजी का पूरा नाम फेजी सरहिंदी, अहमद फेजी सरहिंदी। तो फेजी ने एक और किताब लिखी है अकबरनामा, जिसको तारीख हुमायूनी भी कहते हैं, है ना, तारीख हुमायूं शाही भी कहते हैं, और हालात असद बेग भी इसकी दूसरी किताब है। तो दो किताबें अकबर ये फेजी अपनी इंडिविजुअल अनुवाद तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन 2 किताबें इंडिविजुअली लिखी हुई जा रही है फेजी के द्वारा। कौन कौन सी? अहमद अकबरनामा, जिसको तारीख हुमायूं शाही भी कहते हैं, और दूसरी है हालात असद बेग, ठीक है। तो असद बेग जो है इसका एक सेनापति हुआ करता था अकबर का, तो अकबर के सेनापति असद बेग का हालात बता रहा है कौन? फेजी, ठीक है। तो 2 चीजें याद रख लेना, एक तो अकबरनामा जिसको तारीख हुमायूं शाही भी कहते हैं, ये अकबरनामा इस अकबरनामे से अलग है, आईने ये जिसको जो आईने अकबरी का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग किताबें, अकबरनामा और आईने अकबरी। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लेना कि कौन किसकी किताब है, तो ये ध्यान रखें। तो अकबर की ये किताबें इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप है ना सबसे महत्वपूर्ण किताबें याद रख लेना, तारीख अकबरी और मुंतखब उत तवारीख,
तबकाते अकबरी, अकबरनामा और अपना अकबरनामा जो फैजी द्वारा लिखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं इसमें, ठीक है। बाकी क्योंकि बिकॉज बहुत सारी किताबें हो जाती है, और भी बहुत सारी किताबें थी अकबर के काल के इतिहास की, ठीक है, लेकिन मैंने जितना मेरे को समझ में आया कि ये किताबें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती, वही चीजें शामिल करने की कोशिश की। फिर जहांगीर के अगर बारे में देखें तो जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा खुद शुरू तो कर दी। जहांगीर खुद अपनी आत्मकथा लिखता है तुझु के जहांगीरी के नाम से। किस नाम से? तुझु के जहांगीरी की। तो उसने अपने आरंभिक जो 12 वर्ष थे ना, सिंहासन रोहन से लेकर आरंभिक 12 वर्ष, उसका जो इतिहास है वो लिखा है तुझु के जहांगीरी में। लेकिन 12 वर्ष बाद जो है वो बोर हो गया, तो बोर हो गया तो उसकी जगह मोतमिद खां उसको पूरा करने लगेगा। कौन? मोतमिद खां। तो 29 वर्ष तक जो है इतिहास कौन लिखेगा? मोतमिद खां। तो फिर तीस जब अंतिम वर्ष आ जाएंगे उसके, तो उसको पूरा करेगा मोहम्मद हादी। तो तुझु के जहांगीरी से जुड़े हुए 3 व्यक्ति कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला खुद जहांगीर 12 वर्ष तक खुद लिख रहा है, फिर 29 वर्ष तक लिखेगा मोतमिद खां, और अंतिम वर्षों का इतिहास लिखेगा अपने मोहम्मद हादी, ठीक है। तो ये तीनों आदमियों के नाम याद रख लेना। और तुझु के जहांगीर ही जहांगीर की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, या और जहांगीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो भी इसी में मिलता है अपने को, ठीक है। फिर कुछ किताबें हैं जो सूर और लोधी वंश का इतिहास है, जैसे तारीख दाऊदी अब्दुल्ला लिख रहा है जहांगीर के समय में। मोहम्मद कासिम, जिसको हिंदू शाह फरिश्ता भी कहते हैं, ये गुलशन इब्राहिमी लिख रहा है। ये महत्वपूर्ण किताब है। ये बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की शरण में लिख रहा है, ठीक है। ये किसके समय में? जहांगीर के लगभग समान अंतर है, इसलिए जहांगीर कालीन किताब है। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता द्वारा, जिसको पूरा नाम केवल फरिश्ता फरिश्ता याद रखने ना, तो फरिश्ता किसको क्या लिख रहा है? गुलशन इब्राहिमी, मतलब इब्राहिम आदिल शाह का इतिहास लिख रहा है, ठीक है। बीजापुर का शासक हुआ करता था उस समय, तो इब्राहिम आदिल शाह का इतिहास लिख रहा है गुलशन ने इब्राहिम नाम से। इसको अपन तारीख फरिश्ता भी कहते हैं, क्योंकि फरिश्ता अपनी तारीख मतलब तारीख बता रहा है किसकी? इब्राहिम आदिल शाह की। तारीख मतलब होता है इतिहास, उर्दू में तारीख शब्द है ना, उसका मतलब होता है इतिहास, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां द्वारा लिखी गई है। मासिर जहांगीरी ख्वाजा कामदार धरियत खां द्वारा लिखी गई है। इंतखाब ए जहांगीर शाही अज्ञात है, ठीक है। तो इंतखाब जहांगीर शाही आपसे पूछ ले तो अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई, इसके लेखक का नाम नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तुझु के जहांगीरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता की गुलशन इब्राहिमी। दो चीजें याद रख लेना आपको, ठीक है। फिर अपन देखते हैं शाहजहां के नाम पे। शाहजहां के नाम पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। तो शाहजहां की प्रमुख आत्मकथाएं या शाहजहां के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पादशाहनामा, सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो पादशाहनामा भी इसका इतिहासकार, जो सरकारी इतिहासकार थे, वो जो है पादशाहनामा लिख रहे थे शाहजहां के पूरे टाइम पीरियड का। तो पादशाहनामा का जो पहला इतिहासकार था, जिसको पहला सरकारी इतिहासकार कहते हैं, शाहजहां के समय में। शाहजहां देखो, अबुल फजल जो है अकबर के समय का इतिहासकार है सरकारी, ठीक है। इधर जो शाहजहां के समय का इतिहासकार है वो है मोहम्मद अमीन कजविनी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। मोहम्मद अमीन कजविनी द्वारा जो है पादशाहनामा शुरू किया गया, लेकिन ये 10 वर्षों तक ही लिख पाया, ठीक है। उसके बाद रिटायर्ड हो जाता है। उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी को सरकारी इतिहासकार बनाया जाता है, और लाहौरी जो है पादशाहनामा को देखता है। फिर जो है इसको अंतिम रूप से पूरा किया गया है मोहम्मद वारिस के समय में। किसके समय में? सॉरी, मोहम्मद वारिस के द्वारा, ठीक है। तो ये सब कुछ शाहनामा जो है, ये जिसको पादशाहनामा बोलते हैं अपन, तो पादशाहनामा जो है शाहजहां की जो है अपना इतिहास है, और उसको शुरू करता है कजविनी, लाहौरी और मोहम्मद वारिस जो है इसको पूर्ण करता है। तो ये ध्यान रख लेना पादशाहनामा के बारे में। शाहजहां नामा के भी 3 लोग लिखते हैं, इनायत खां, जिसको मोहम्मद ताहिर भी कहते हैं, इनायत खां, सादिक खां और भगवान दास। ये शाहजहां नामा को पूर्ण करने वाले व्यक्ति हैं। तो शाहजहां नामा भी 3 लोगों के द्वारा लिखी जा रही है, पादशाहनामा भी 3 लोगों के द्वारा लिखी जा रही है, जहांगीर नामा, जिसको तुझे के जहांगीरी कहते हैं, वो भी 3 लोगों के द्वारा लिखी जा रही है। तो ये तीनों चीजें की है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनको तीनों को याद रख लेना। तुझे के जहांगीरी खुद जहांगीर, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी लिख रहा है। पादशाहनामा कजविनी, लाहौरी और मोहम्मद वारिस लिख रहा है। शाहजहां नामा इनायत खां, सादिक खां और भगवान दास तीनों लिख रहे हैं, ठीक है। फिर साले, ये किताब आपसे नहीं पूछेगी, अमल शाले है, खुद मोहम्मद शाले लिख रहा है। चंद्रभान द्वारा एक किताब लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो शाहजहां की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके वजीरों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनके बारे में जो जानकारी देती है वो चंद्रभान की है। चार चमन, ठीक है। तो चार चमन, च चंद्रभान, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप, चार चमन चंद्रभान, है ना। साले है, तो ये तो कोई ऐसा मतलब इसमें तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं अगर पूछ लेंगे तो, ठीक है। तो अहमद ए साले, मोहम्मद साले द्वारा लिखी गई है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पुत्र हुआ करता था शाहजहां का, वो था दारा शिकोह। अपन ने काफी बार अध्ययन किया है दारा शिकोह का, और दारा शिकोह द्वारा जो है
शाहजहां के काल में साहित्यिक उपलब्धियों का जो है सबसे बड़ा स्तंभ अगर कोई था ना, तो वो कौन था? अपना दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने बहुत अच्छे काम किए। दारा शिकोह ने सबसे पहले किया कि अनुवाद विभाग जो अकबर द्वारा बनाया गया था, उसमें उपनिषदों का अनुवाद शुरू कर दिया, बंद करवाना। ठीक है, तो 52 उपनिषद, टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन 52 उपनिषदों का जो अनुवाद है वो सिर ए अकबर नाम से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर ए अकबर नाम से जो है 52, द ग्रेट सीक्रेट, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में द ग्रेट सीक्रेट, महान रहस्य, है ना। सिर ए अकबर, अकबर यानी अकबर ये वाला अकबर नहीं, अकबर यानी महान, अकबर का मतलब होता है, अर्थ होता है महान, तो महान रहस्य नाम से जो है सिर ए अकबर जो है 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद करवाता है। कौन? दारा शिकोह सबसे पहले उपनिषदों का अनुवाद किया। ठीक है, इसके अलावा भगवत गीता का अनुवाद किया, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, तो भगवत गीता का अनुवाद भी दारा शिकोह कर रहा है। फिर योग वशिष्ठ का अनुवाद करवा रहा है। ठीक है, तो ये सबका जो है योग से संबंधित किताब है योग वशिष्ठ, तो इन सबका अनुवाद करवाया किसने? दारा शिकोह ने। एक इसने दारा शिकोह की खुद की अपनी रचना है ये, इसने क्या किया है, बहुत सारे जो ग्रंथ, बहुत सारे जो धर्म है ना, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, जो जितने धर्मों की इसको समझ थी, उन सबका जो अच्छी अच्छी बातें है ना, उनको एक ग्रंथ में लिख दिया, और उस ग्रंथ का नाम दिया मज्म उल बहरीन। वेरी इंपॉर्टेंट, मज्म उल बहरीन। इसमें धर्मों का जो विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, वो एक ग्रंथ में लिख दी, मज्म उल बहरीन नाम से दारा शिकोह पूर्ण करेगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो सबसे अच्छा शहजादा माना जाता है शाहजहां का। ठीक है, तो सबसे अच्छा शहजादा, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा है, सिर ए अकबर लिखवा रहा है, मजमुल बहरीन लिखवा रहा है, भागवत गीता योग वशिष्ठ का अनुवाद करवा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दारा शिकोह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अबू तालिम, जिसको कलीम भी कहते हैं, वो फैजी के बाद जो है सेकंड राजकवि बनता है। ठीक है, अपने इतिहास, सरकारी इतिहासकार की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां का सरकारी इतिहासकार है, फिर लाहौरी बन जाएगा, फिर मोहम्मद वारिस बन जाएगा। इस सरकारी इतिहासकार एक अलग पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन राजकवि एक अलग पोस्ट हुआ करती थी मुगल काल में। तो पहला राजकवि था कौन? फैजी। इधर अपना सरकारी इतिहासकार तो कौन हो गया? अबुल हजल, अकबर के समय में। ठीक है, पहला राजकवि बनाया गया था अकबर ने फैजी को, लेकिन दूसरा अगर राजकवि की अगर किसी को उपाधि मिली है तो वो मिली है अबू तालिम को। अबू तालिम, जिसको कलीम भी कहा जाता है, अबू तालिम को सेकंड राजकवि की उपाधि दी गई मुगल दरबार की। ठीक है, तो पहली कौन था? पहला था फैजी, दूसरा कौन है? अबू तालिम। ठीक है, तो ये दो राजकवि हुए हैं अपने मुगल दरबार में, ध्यान रख लेना। अबू तालिम के 3 किताबें फेमस है, साकीनामा, मनसवी और कसीदे। बहुत सारे कसीदे पढ़े हैं शाहजहां की तारीफ में, बहुत सारे कसीदे पढ़े। कसीदे पढ़ना मतलब तारीफ करना किसी की, है ना, तो तारीफ करना, तो तारीफ इतने कसीदे पढ़े कि इसको क्या बना दिया? कलीम को, अबू तालिब को, कि तू राजकवि है हमारा। ठीक है, तो दूसरा राजकवि किसको बना दिया? फैजी के बाद अबू तालिम को बना दिया। ठीक है, फिर इसका एक और किताब है जुब्दातुल तवारिख। क्या नाम है किताब का? जुब्दातुल तवारिख। इसको बना, उसको पूरा किया था नूरुल हक ने, वेरी इंपॉर्टेंट, नूरुल हक द्वारा जुब्दातुल तवारिख को पूरा किया गया है। एक वाकियात नाम से जो है असद बेग पूरा करता है। असद बेग जो है सेनापति हुआ करता था शाहजहां के समय में। ठीक है, असद बेग वेरी इंपॉर्टेंट सेनापति था शाहजहां के समय में, और वाकियात जो है ये लिख रहा है कौन? अपनी आत्मकथा असद बेग। ठीक है, फिर औरंगजेब के समय की किताबें महत्वपूर्ण आती है आपके। ठीक है, औरंगजेब के समय में आलमगीर नामा। अब देखो आलमगीर जो है किसकी उपाधि है? औरंगजेब की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि आलमगीर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। तो आलमगीर के नाम से बहुत सारी किताबें लिखी गई है। एक तो लिखी गई है आलमगीर नामा, ये आलमगीर नामा भी अपने 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है, अलग अलग है। ठीक है, काजिम सिराजी ने अलग आलमगीर नामा लिखी है, हातिम खान ने अलग आलमगीर नामा लिखी है, और मिर्जा मोहम्मद काजिम ने अलग आलमगीर नामा लिखी है। ठीक है, तो 3 अलग अलग आलमगीर नामा लिखी गई है। एक तो काजिम सिराजी लिखेगा, एक हातिम खान लिखेगा, और एक मोहम्मद काजिम लिखेगा। मोहम्मद काजिम ने जो अहोम का विद्रोह हुआ था ना, अहोम विद्रोह, उसको दबाने गए थे बहुत सारे मुगल सेनापति, तो उनके बारे में, अहोम विजय के बारे में जो है, मुगलों की विजय हुई यहाँ पे, ऐसा कौन बयान करता है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। अहोमों ने बहुत बुरी तरह से हराया था मुगलों को, है ना, कई बार हराया है अहोमों ने बुरी तरह से। ठीक है, लेकिन मिर्जा मोहम्मद काजिम की जो बुक है वो आलमगीर नामा नाम से लिखी गई, और अहोम विजय के बारे में जो है जानकारी देती है मुगलों के अंततोगत का। फिर वाकयात आलमगीरी जो है अकील खान, जिसको आकिल खान भी कहते हैं, अहोम जो है अपने असम के, ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, अहोम असम। ठीक है, फिर वाकयात आलमगीरी, वाकयात आलमगीरी आकिल खान द्वारा लिखी गई। मासिर आलमगीरी, मुगल गजेटियर भी जिसको बोला जाता है, साकी मुस्ताद खान। सबसे महत्वपूर्ण किताब अगर है तो एक तो आलमगीर नामा तो आपको याद रखनी है, मासिर आलमगीरी भी याद रख लेना।
इसको मुगलों का गजेटियर कहा जाता है। मुगलों का सारा इतिहास जो है ना एक ही जगह संकलित करके किसमें लिख दिया गया, महासिर आलमगीरी में लिख दिया गया है। और ये काम क्या है, साकी मुश्ताक खान ने, किसने किया है, साकी मुश्ताक खान ने क्या किया है, महासिर आलमगीरनामा, जिसको मुगल गजेटियर कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है आपके एग्जाम में। फिर फुतवात आलमगीरी लिखी है ईश्वरदास नागर द्वारा, ठीक है। तो ईश्वरदास नागर की और भीमसेन बुरहानपुरी की और सुरजन राय भंडार की, ये 3 किताबें भी आप याद रख लेना, ठीक है। ईश्वरदास नागर जी, ठीक है, अपने राजस्थान के ईश्वरदास नागर ने फुतहात आलमगीरी लिखी, ठीक है। फुतहात आलमगीरी इसलिए आपसे ईश्वरदास के बारे में पूछा जा सकता है। फिर नुस्खा एक दिलकुशा, ये दक्षिण भारत का जो विजय अभियान था औरंगजेब का, उस पर लिखता है भीमसेन बुरहानपुरी, ठीक है। तो भीम द्वारा लिखी गई है नुस्खा ए दिलकुशा। फुतहात आलमगीरी वो ईश्वरदास नागर लिखेंगे। एक खुलासत उत तवारीख है, खुलासत उत तवारीख है, ये सुरजन राय भंडारी द्वारा लिखी गई है। सुरजन राय भंडारी ने क्या किया, महाभारत से लेकर औरंगजेब के काल तक का पूरा इतिहास एक किताब में लिख दिया, उसका नाम है खुलासत उत तवारीख, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपने, खुलासत उत तवारीख ध्यान रखना, पूरा खुलासा कर दिया है कहां से, महाभारत से लेकर औरंगजेब तक के काल का, किसने कर दिया, सुरजन राय भंडारी ने कर दिया, ठीक है। तो खुलासत उत तवारीख, नुस्खा एक दिलकुशा, दक्षिण भारत का पूरा अभियान लिख दिया किसने, भीमसेन ने। और फुतवात आलमगीरी, ईश्वरदास नागर ने फुतवात आलमगीरी लिख दी, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आप याद करो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से याद करो, लेकिन ये महत्वपूर्ण किताबें हैं। फिर मुंतखब उल लबाब, ये सबसे इंपॉर्टेंट खफी खां की किताब है। इसी खफी खां को मोहम्मद हाशिम भी कहा जाता है। तो मुंतखब उल लुबाब नाम से किताब लिख रहा है खफी खां, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है खफी खां की मुंतखब उल लुबाब, ठीक है। तो ये सारी महत्व, औरंगजेब की किताबें लगभग सारी महत्वपूर्ण है ना। और एक उत्तर मुगल काल में भी एक किताब लिखी गई है, वो भी महत्वपूर्ण है अपने उत्तर मुगलों के इतिहास के पर्सपेक्टिव से, और उसका नाम है सियारुल मुदखरीन, गुलाम हुसैन के नाम, गुलाम हुसैन द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे शासकों के संरक्षण में लिखी गई है, ठीक है। तो सियार उल मुदखरीन गुलाम हुसैन की किताब है, और ये उत्तर मुगल काल की किताब है, ध्यान रख लेना। तो ये था अपना मुगल कालीन साहित्य पूरा, ठीक है। एक बार फटाफट से कंटेस्ट कर लेते हैं। सतीश चंद्रा ने इसको दूसरा स्वर्णकाल बोला है। यूरोपीय जो इतिहासकार थे वो इसको ग्रीष्म काल मानते हैं फारसी काव्य का। इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर देखें तो ये नियतिवादी है, ईश्वरवादी है, और नैतिक शिक्षा देने का कार्य करता है। फिर बाबर की जो अगर अपन देखें 4 प्रमुख किताबें, जब 4 प्रमुख देन अगर कह सकते हैं आप, तो तुझके बाबरी या बाबरनामा, तुर्की में ही दीवान नाम का काव्य संग्रह लिखा, रिसाल उसज या खते बाबरी जो है वो भी लिखी, और मुबैयान शैली जो तुर्की में दी गई है वो किसके द्वारा, किसकी देन है, वो बाबर की देन है। बाबर के एक भाई हुआ करते थे मिर्जा हैदर दोगलत, जिसने तारीख रसीदी लिखी। ख्वांद मीर ने अमीर अखबार, जो यहाँ का इनका अमीर अखबार हुआ करता था, किसका, बाबर का, ख्वांद मीर, जिसको गयासुद्दीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसने बाबर के समय में खुलासत उत अखबार और हबीब उल शियार 2 किताबें लिखी है। खुलासत में तो मुस्लिम जगत का पूरा इतिहास लिख दिया, और हबीब उल शियार में सल्तनत का पूरा इतिहास लिख दिया। कानून हुमायूनी या हुमायूनामा जो किताब है वो कानूनों का संग्रह हुमायूं के समय लिखी गई है, ठीक है। फिर गुलबदन बेगम हुमायूनामा लिखती है, अपने इसकी बहन हुआ करती थी। नौकर इसका जोहर आफ्ताबची हुआ करता था, तज़किरात उल वाक़ियात नाम से एक किताब लिखता है, ठीक है। अकबर और सूरवंश के समय में कॉमन किताबें लिखी गई है। तारीख शाही अहमद यादगार की, तारीख दौलत जिसको हसन अली खान द्वारा लिखा गया, वाक़यात मुस्ताकी रिजकुल्ला मुस्ताकी द्वारा लिखा गया, और तारीख शेरशाही जिसको तुहफात अकबर शाही भी कहते हैं, और अब्बास का शेरवानी इसका जो है इंपॉर्टेंट लेखक है। अकबर के समय में अनुवाद विभाग बनाया गया, और पहला फारसी का शब्दकोश भी जो है अकबर के समय शुरू हुआ, और अध्यक्ष बनाया गया अनुवाद विभाग का फैजी को। उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया अब्दुल रहीम खाने खाना को। रज्मनामा जिसको मुल्ला शेरी, नकीब खां और बदायूनी द्वारा पूरा किया गया। रामायण को किया गया शेख सुल्तान, फैजी, नकीब खां और बदायूनी, 4 जने इसमें। अतर्वेद बदायूनी शुरू करता है, इब्राहिम सरहिंदी पूरा करता है। भागवत पुराण टोडरमल और हरिवंश पुराण मोहम्मद शेरी। राजतरंगिणी को मोहम्मद साहबादी बहर उल अस्माद नाम से पूरा करता है। फैजी द्वारा कौन कौन सी किताबों का अनुवाद किया गया, लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ और वेदांत। और अगर अबुल फजल की बात करें तो 2 किताबें का अनुवाद कर रहा है, पंचतंत्र का अनवर सुहेली नाम से, और कालिया दमन का अयार दानिश नाम से। और फिर बदायूनी के बारे में देखें तो बदायूनी ने 4 महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद किया है, सिंहासन बत्तीसी, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद। इसके अलावा बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उल तवारीख भी लिखी, और तारीख अल्फी में भी बदायूनी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर अपना मुकम्मल खां गुजराती था, उसने ज्योतिष का जो एक प्रमुख ग्रंथ था तजक, उसका अनुवाद किया है जहान जफर के नाम से, ठीक है। तारीख अकबर आरिफ कंदारी द्वारा लिखी गई है। नफाइस उल मासिर जो है कजवीनी द्वारा लिखी गई है। मुंतखब उल तवारीख अपने बदायूनी है।
तबकात अकबरी, तारीख निजामी जिसको बोलते हैं, वो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। फिर तारीख अलवी, 1000 सालों का इतिहास है, मोहम्मद अपना मुल्ला मोहम्मद दाऊद, नकीब खान, जफर बेग और मौलाना अहमद द्वारा, बदायूनी भी इसमें शामिल था। अकबरनामा या आईन अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। मासिर रहीमी जो है अब्दुल बाकी खाने खाना के संरक्षण में लिखी गई थी। और अकबरनामा जिसको तारीख हुमायूं शाही भी लिखी कहा जाता है, वो फैजी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर अकबरनामा आईने अकबरी का पार्ट है, लेकिन ये अकबरनामा एक स्वतंत्र ग्रंथ है, फैजी जो लिख रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जहांगीर के समय की। जहांगीर जो है वो तुझु के जहांगीर अपनी आत्मकथा 12 सालों का इतिहास लिखता है। फिर मोतबिद खां जो है वो 29 वर्ष तक का इतिहास लिखता है इसी का, तुझु के जहांगीरी नाम से। और फिर मोहम्मद आदि इसको कंप्लीट करता है। फिर अब्दुल्ला आता है, वो तारीख दाऊदी लिखता है, जहां पे सूर वंश और लोधी वंश के शासकों का इतिहास लिखता है। फिर मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता, जिसको फरिश्ता भी बोलते हैं, उसने लिखी थी गुलशन इब्राहिमी या तारीख फरिश्ता। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के दरबार में रहकर किताबें लिखी है। फिर इकबाल नामा जहांगीरी जिसको बोलते हैं, और ये जो है मोतमिद खां द्वारा पूरी की जाएगी। महासीर जहांगीरी, धरियत खां जिसको ख्वाजा कामदगार भी बोलते हैं, उसके द्वारा की जाएगी। और इंतखाब जहांगीर शाही जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है, ठीक है। ये जहांगीर के समय की इंपॉर्टेंट किताबें हैं। शाहजहां के समय की बात करें तो दो किताबें सबसे महत्वपूर्ण है, पातशाहनामा, शाहजहांनामा, दोनों 3-3 लोगों ने लिखी है। पातशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी, जो पहला सरकारी इतिहासकार था शाहजहां का, शुरुआती 10 सालों का इतिहास लिखेगा। फिर लाहौरी, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी भी कहते हैं, और मोहम्मद वारिस जो है अंतिम रूप से इसको पातशाहनामा को पूरा करेगा। शाहजहांनामा के बारे में बात करें तो इनायत खां, सादिक खां और भगवान दास ने तीनों जो है शाहजहांनामा कंप्लीट किया। अमले साले, मोहम्मद साले, चंद्रभान द्वारा चहार चमन, ठीक है। और दारा शिको द्वारा उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ का अनुवाद, और जिसको सिर्र अकबर और मजमुल बहरीन भी याद रख लेना। और अबू तालिम जो जिसको कलीम बोलते हैं, वो पहले सेकंड राजकवि था फैजी के बाद, जिसने साकीनामा, मनसवी और बहुत सारे कसीदे पढ़े हैं जहांगीर शाहजहां की तारीफ में। जब्दातुल तवारीख जो है नूरुल हक की किताब है। वाकयात जो है असद बेग की किताब है। औरंगजेब की अगर बात करें तो आलमगीर नामा, कासिम शिराजी, हातिम खां और मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद काजिम, स्वतंत्र किताबें सबकी, ठीक है। ये अलग अलग अपनी किताबें हैं। काजिम शिराजी अलग किताब लिख रहा है आलमगीर नामा नाम से, हातिम खां अलग लिख रहा है, मिर्जा मोहम्मद काजिम अलग लिख रहा है। मिर्जा मोहम्मद काजिम वाली जो है अहोम विजय पर किताब थी। वाकयात आलमगीरी अकील खां द्वारा कंप्लीट की गई। महासिर आलमगीरी जिसको मुगल गजेटियर भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण किताब यही है महासिर आलमगीरी। ये साकी मुस्ताद खां के उसके द्वारा लिखी गई थी। फिर फुतवात आलमगीरी ईश्वरदास नागर, नुस्खा दिलकुशा भीमसेन, खुलासतुत तवारीख सुरजन राय भंडारी, जो महाभारत से लेकर औरंगजेब तक का खुलासा कर लिए। फिर मुंतखब लबाब जो है अपने खबी का, जिसको मोहम्मद हाशिम भी कहते हैं। और शियारुल मुतखरीन जो है गुलाम हुसैन की है, और गुलाम हुसैन जो है उत्तर मुगल के समय का है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा मुगल कालीन साहित्य कंप्लीट, ठीक है। इसमें क्योंकि सब चीजें जो है रटने की है, ठीक है, ज्यादा समझने की कुछ चीजें थी नहीं, लेकिन जो मैंने कोशिश की अपने स्तर पे, आप जो है इनको कंप्लीट याद कर लोगे तो यहाँ मुगल कालीन साहित्य से इससे बाहर आपसे प्रश्न बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरा विश्वास है पर्सनली। और बाकी जीएस के पर्सपेक्टिव से इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने से कई बार क्या होता है, आउटपुट अपना डाउन हो जाता है, ठीक है, बहुत, क्योंकि इनका मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आप ये किताबें भी आप याद कर लोगे कंठस्थ, तो उसके बाद फिर छूटेगा नहीं, है ना। तो 15 क्वेश्चनों का जो हमारा टारगेट है ना, वो अपन कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। तो अब अपना जो रह गया वो मॉडर्न वाला पोर्शन रह गया, और मॉडर्न वाला पोर्शन अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपन चालू कर देंगे। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आपको हमारे लेक्चर किस तरीके के लग रहे हैं, ये जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारा चैनल।